आज 30 जनवरी है और गांधी जी का आज ही डेथ हुआ था। और आज राजेंद्र नगर है ना, राजेंद्र नगर स्टेशन के पास में अभी रेलवे प्रोटेक्शन चल रहा है। उसमें आप लोग जो भी हैं वो लोग भाग ले सकते हैं जाकर वहाँ पे, और अपना सीट इंक्रीज के लिए वहाँ पे आज धरना पे बैठेगा। ऐसे तो चल रहा है 26 से 27 से चल रहा है, लेकिन आप लोग भी यहाँ पे जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, योग दर्शन के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, योग दर्शन पूछता है ये कौन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तब महर्षि कौन थे, पतंजलि थे, है ना। महर्षि कौन, पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आचरण है ना, आचार सूत्र यानी योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की संख्या की गई है। यानी इसमें अष्टांगिक योग की क्या किया गया, व्याख्या किया गया है। अष्टांगिक यानी 8 मार्गों की। यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। इस दर्शन के आचार सूत्र यानी योग सूत्र क्या है, जिसमें अष्टांगिक योग है क्या, व्याख्या की गई है। यानी अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, यानी आप योग कर रहे हैं तो योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिलन, है ना। मिलन अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना, आत्मा को परमात्मा के साथ मिल जाना, उसी को हम लोग योग बोलते हैं। इस दर्शन की मान्यता थी कि आसन, है ना, आसन यानी बैठ के, अब प्राणायाम, है ना, जो बैठ के हम लोग योग करते हैं ना, वो ही को बोला जाता है। इसमें माध्यम से ईश्वर को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यानी कि आसन और है ना, प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें आपका दिया गया है अष्टांग योग का। अष्टांग योग में दिया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपका 8 है। न्याय दर्शन पहला दिया, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसमें आ जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक को माना जाता है गौतम को, है ना। गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौतम को अक्षपात भी कहा जाता है। इन्हें न्याय शास्त्री, है ना, न्याय शास्त्र की रचना की, जिससे भारतीय तर्क विद्या प्राचीनतम, है ना, तर्क विद्या प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। न्याय शास्त्र यानी तर्क विद्या प्राचीनतम माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता है कि प्रमाण, है ना, प्रमाण के आधार पर किसी बात को स्वीकार करें। यानी तर्कवाद है, जो हम लोग आज तर्क वितर्क करते हैं, वो प्रमाण की आवश्यकता होता है। अगर आप बोल रहे हैं कि आम गिरता है ऊपर से नीचे, तो उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा, और आम के नीचे यानी आम के पेड़ के नीचे आपको जाना पड़ेगा, तो ये प्रमाणित हो गया। प्रमाण की 4 विधियाँ, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होना चाहिए, अनुमान, उपमान और शब्द, ये होना चाहिए। वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद थे। वैश्विक दर्शन अगर पूछेगा तो ये किनका कौन थे, कनाद थे। माने जाते हैं कि कन्भुक, उल्लुक, है ना, कन्भुक, उल्लुक, कश्यप नामों से भी जाना जाता है। यानी कनाद को कन्भुक भी जाना जाता है, यानी उनका नाम था, उल्लुक भी उनका नाम था, और कश्यप भी उनका नाम था। वैश्विक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। वैशेषिक जो सूत्र है इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इनकी मान्यता है कि 5 विशेष यानी पंचम, है ना, पंचम यानी पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, यानी 5 प्रकार का क्या, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से बनने नई वस्तु बनते हैं। महर्षि कनाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना, है ना, परमाणुवाद की स्थापना, भौतिक शास्त्र के आरंभ करने को श्रेय दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मीमांसा दर्शन, ये क्वेश्चन एक पूछता ही है कि मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। कौन थे ये, जैमिनी थे, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र दर्शन का सूत्र कहा जाता है। जबकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन थे, तब बदरायन थे। यानी देखिए, उत्तर मीमांसा पूछेगा तो बदरायन, और पूर्व मीमांसा बोलेगा तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन को माना जाता है। मुराली भट्ट, है ना, मुमाली भट्ट, है ना, मुमारिल, क्या नाम है, मुमारिल भट्ट नाम है, ठीक है। मुमारिल ऐसे भी आता बुक में रहता है ना। प्रभाकर, इन्हें अन्य दर्शन भी कहा जाता है। यानी मुमारिल भट्ट, प्रभाकर इनके अन्य दर्शन कहते हैं। यानी इस दर्शन के यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। यानी कि मुमारिल भट्ट जो प्रभाकर इन अन्य दर्शन कहे जाते हैं, यानी कि दूसरा दर्शन कहा जाता है। इन दर्शन के यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। इस दर्शन का मान्यता थी वेद द्वारा विदित कर्म ही धर्म है। यानी इस दर्शन की मान्यता थी कि वेद द्वारा विदित यानी विधि कर्म ही धर्म है, इसलिए यज्ञवाद का समर्थन किया था। ये क्या, यज्ञवाद यानी यज्ञ करने को समर्थन किए थे। कौन, मीमांसा वाला। वेदों के नित्य और अपौरुषीय माने
मानते हैं तथा वैदिक देवताओं का मंत्र से अल कोई आश्रित तत्व नहीं है। वैदिक देवताओं से अल कोई आश्रित तत्व नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेदांत दर्शन। वेदों के है ना ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है, यानी वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक बदरायन को माना जाता है। किसको माना जाता है? बदरायन को माना जाता है। उपनिषद, गीता, वादरायन, वेदांत सूत्र वेदों दर्शन यानी वेदांत दर्शन का आधार है। इसके आधार पर वेदांत भी भिन्न भिन्न शाखाओं में विकास हुआ है। जैसे यहाँ पे अद्वैतवाद, कौन सा ये? तो अद्वैतवाद जो है इसमें ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा का विवेचन निर्गुण रूप में, कौन सा? निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य हैं। निर्गुण देखे होंगे, गाते हैं ना। तो ये क्या है? अद्वैतवाद में क्या है? विवेचन क्या है? निर्गुण रूप में है। और इनका जो प्रमुख दार्शनिक कौन हो गए? तो शंकराचार्य हो गए। कौन हो गए? शंकराचार्य हो गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर है उसके बाद आपका दैतवाद है ना। दैतवाद, इसमें ब्रह्मा को सगुण ईश्वर, उसमें निर्गुण था और इसमें क्या था? सगुण का है। सगुण के रूप में विविध किया गया है। रामानुज, इनका जो दार्शनिक हो जाएंगे रामानुज माधवाचार्य, इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक हैं, जिनके मत क्रमशः विशिष्ट दैत और दैतवाद कहे जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विधि में हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में। चलिए इसको है ना, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि एक व्याकरण है ना, व्याकरण विद्वान थे। पाणिनि कौन थे? विद्वान थे व्याकरण के लिए। पाणिनि कृत्य है ना, अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी का विषय क्या है? तो व्याकरण। अष्टाध्याय का विषय क्या है? तो व्याकरण। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल नगरीय स्थल यानी शिशुपालक गढ़ कहाँ में स्थित है? यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का जो नगर स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। अगर पूछेगा शिशुपालगढ़ कहाँ में है तो उड़ीसा में है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये विद्या है ना, किसके लिए? विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प के लिए तक्षशिला जो है व्याख्या यानी कि प्रसिद्ध थी। भारत में सबसे पुरानी ब्रह्मा लिपि है ना, ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से मिलता है? यानी कि भारत में जो पुराना अभिलेख मिला है, जो कौन सा अभिलेख है? ब्राह्मी अभिलेख है। वो कहाँ से मिला है? तब पिपराहवा से मिला है। कहाँ से? ये पिपराहवा से मिला है। पिपराहवा से मिला है सबसे पुरानी अभिलेख। चलिए किस पुराण में कहा गया है कि वेद यानी वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमांचित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है। यह भारत के वंशज रहते हैं, यानी यहाँ भारत के वंशज रहते हैं। ये विष्णु पुराण, यानी एक सिंपल में बोल सकते हैं कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो समुद्र है ना, समुद्र के उत्तर और जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में जो बीच में पड़ता है उसका नाम क्या है? भारत है। और यहाँ पे भारत के वंशज रहते हैं, यानी भरत के वंशज। यहाँ भारत है। अब भारत में किसका वंशज है? भरत के वंशज रहते हैं। क्या यह कहना सत्य होगा कि भारतीय अपने इतिहास के प्रति जागरूक नहीं थे और न ही उन्होंने इस इतिहास लेखन का बोध था? तो ये कैसा है? असत्य है। सूत्र काल में ब्राह्मणों को किस वर्ण में कन्याओं से विवाह करने की अनुमति थी? यानी सूत्र काल में ब्राह्मणों को किस वर्ण की कन्या से शादी करने की अनुमति थी? तो ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण है जो किसी है ना, ब्राह्मण को किस वर्ण? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कन्या से करने की मतलब छूट थी। यानी ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण को किस वर्ण की कन्याओं से? तो ब्राह्मण जो है शादी कर सकता था ब्राह्मण में भी, और ये क्षत्रिय में भी, और ये वैश्य में भी, और ये शूद्र में भी शादी करते थे। हाँ, लेकिन उसमें भी कंडीशन वो लोग का रहता था ना, ऐसे नहीं किसी को जाके उठा के लिया था। चलिए आगे इसमें है ना पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी? तो खरोष्टी। देखिए ये कैसे लिखा जाता है? दाईं से बाईं। कैसा? दायां, यानी कि राइट टू लेफ्ट जो लिखाता था उसको क्या बोलते थे? खरोष्टी। इसको याद करने के लिए क्या, कोई भी चीज़ दीवार में खरोष्टे है ना, यानी या लिखवे करते हैं, या सबसे ज़्यादा हाथ है जो हम लोग का काम कौन सा करता है? तो राइट हैंड काम करता है ना, राइट हैंड ही ज़्यादा काम करता है। तो खखोड़ने के लिए रहेगा तो क्या सबसे ज़्यादा होगा? तो खरोष्टी है ना। तो ज़्यादा काम करता है कौन? दाहिना हाथ ही ज़्यादा काम करता है। तो खरोष्टी लिपि। तो प्राचीन भारत के इतिहास लिपि में दाईं से बाईं ओर कौन हो जाएगा? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कुछ प्राणियों की सूत्र है ना सूची जारी की थी, जिसमें इसमें क्या हो गया कि आगे चल के, चलिए इसमें क्या था कि खरोष्टी हम लोग पढ़ ले है ना। अशोक अपने राजाभिषेक के कितने वर्ष बाद, यानी वो राजाभिषेक किया और उसके कितने दिन बाद कुछ प्राणियों की सूची जारी किए, उसमें है ना, उसने उन प्राणियों की हत्या का प्रतिबंध कर दिया। तो ये 26 वर्ष बाद, यानी कि अपना राजाभिषेक के 26 वर्ष बाद
कुछ यानी कि जो चीज़ है, यानी बैल हो गया, हाथी, बकरी, ये सब कुछ जीव जो थे उनको पे प्रतिबंध लगा दिया क्या, कि इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ये 26 वर्ष बाद अपना। तो वर्तमान जो नगर पालिका जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आज नगर पालिका आता है, कचरा उठा के ले जाता है, ये है ना, तो ये कौन सा कार्य है ना, कार्य मौर्य काल से जारी है नगर पालिका। तो ये जन्म मृत्यु का पंजीकरण, फिर से पढ़ते हैं, वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो जन्म यानी जन्म और मृत्यु पंजीकरण पहले भी होता था। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के संस्कृति। भारत ना, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरांगनाओं का काष्ठ ये करना किसका कार्य था, यानी वीरांगनाओं का कंठस्थ करना किसका कार्य था, तो मगध एवं शूद्र वर्गों का। फिर से भारत के सांस्कृतिक इतिहास, भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं, जो वीर का गाथा का कंठस्थ करना यानी याद करना किसका कार्य था, तब मागध नाम था। क्या, मागध और शूद्र वर्गों को क्या था कि उनको पूरी तरह से याद करके रखना, आगे वो ओरल में लेके चलते थे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, तो अर्थशास्त्र में दिया गया था। पारवर्ती यानी परवर्ती मौर्य सम्राट, परवर्ती मौर्य हो गया यहाँ पे ना, मौर्य सम्राट शुंग एवं कर्ण के संदर्भ में सत्य कथन है। ये कौन सा हो जाएंगे, तो 1 में दिया है। अंतिम मौर्य शासक बृहद की हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये सही है। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने की थी, वसुदेव कर्ण ने किए थे। थर्ड में क्या है, आंध्र के है ना, आंध्र ने कन्नौज राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, यानी आंध्र ने कन्न राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों की सही क्रम क्या है, जनपद में, तो सही अधिकारियों का ये पूछता है कोश। तब पारदेशिक होता था, राजुक होता था और युक्त, यानी पारदेशिक, राजुक, युक्त। ऊपर में पारदेशिक हो गया, नीचे में राजुक हो गया, फिर उसके बीच युक्त हो गया। चलिए कल्याण, क्या नाम है, कल्याण, कलियान या कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी है ना, यूनानी लेखक ने किया था, तो कॉस्मस। कौन किया था, ये कॉस्मस किया था, कॉस्मस जो किए थे। चट्टान और मुक्त रूप से बड़े है ना, बड़े यानी खड्डे, चट्टान और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अपनाई नीति का संबंध किसके द्वारा अपनाई गई प्रथा का अनुकूलन है, तो हम है ना हखामनी से है। ये किसे है, हखामनी से है। कौन सा एक स्थान अशोक के साम्राज्य में दक्षिण भारत का प्रशासनिक केंद्र था, यानी दक्षिण भारत का प्रशासनिक केंद्र कौन था, तो सुवर्णगिरी। श्वेत लोहे का संदर्भ देखकर किसने प्राचीनतम काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो काटियस ने। कौन किए, लोहा से काटे, काटियस, इनाम इनका क्या था, काटियस। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को यह अंचल है ना, अंचल का शासन भार दिया गया था। बिंदुसार जब थे तो अशोक कहाँ में थे, तो तक्षशिला और उज्जैनी को सौंपे थे, शासन भार दिए थे। वह कौन सा मौर्य है ना, ये कौन सा मौर्य राजा था जिसने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्लासिकल लेखों का काला है ना, यानी समय क्या है, कालानुक्रम क्या है, तो एरियन क्या है, यहाँ एरियन है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है और टॉलमी है। एरियन का 36 यानी 36 से कितना 16 तक हो जाएगा, एनसी से बीसी तक। स्ट्रैबो का 63 एनसी से 19 एडी तक, और प्लिनी का 23 एडी से 79 एडी तक हो जाएगा, और टॉलमी का कितना हो जाएगा 90 से 116 एडी के बीच में है। मौर्य शासन काल में पिंडकर किस प्रकार का कर था, तो 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। अगर हम बोल दिए क्या कि मौर्य काल में हम लोग रहते हैं, तो कोई आदमी है जो पिंड कर ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, पिंड कर ले जा रहा है, तो समझिए क्या है कि 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर, यानी एक गांव का सारा जो टैक्स लेके जाता था उसी को क्या बोलते थे, पिंडकर कर बोलते थे। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र का विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था। ये मुद्रा राक्षस से वर्णित है, यानी मुद्रा राक्षस में ये मिलता है।
यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजवंश यानी यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजवंश का कौन सा लक्षण था? राजा सदैव सशस्त्र यानी सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था। राजा हमेशा जो यानी सैनिक से घिरे रहते थे, जो अंगरक्षक थे। राजाओं को प्रिय व्यसन आखेट था। व्यसन क्या? आखेट था। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। आज भी होता है कभी कभी, है ना। भारत के विभिन्न व्यापारी मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचना किसने किया था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था। वैदिक से घिरा वृक्ष यानी वेदिका से घिरा वृक्ष का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मौर्यकालीन आहत। वैदिक से यानी वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष जो है का प्रतीक कहाँ से लिया गया? तो मौर्यकालीन आहत सिक्कों से, मौर्यकालीन आहत सिक्कों से लिया गया है। कौन से कारण मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार थे? यानी कौन सा कारण था जो मौर्य काल के भौतिकी संस्कृति के आधार थे? तो लोहे का अत्यधिक प्रयोग, यानी मौर्य काल में लोहे का अत्यधिक प्रयोग। आहत सिक्कों का बहुल यानी जो सिक्का चलता था आहत था।